हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन चैप्टर ऑफ स्टाफिंग। एंड आज हम टॉपिक लेके आए हैं स्टाफिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 6 है आपकी बिजनेस स्टडी का, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। जनरली 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है स्टाफिंग प्रोसेस का। अब जब कोई भी प्रोसेस आपको लिखनी होती है तो आपको ये ध्यान रखना रहता है कि जो भी पॉइंट है वो आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपकी सीक्वेंस थोड़ी सी बिगड़ जाती है मीन्स हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस वाइज पॉइंट को याद करने के लिए हमने एक एक्रोनिम्स बनाया है जिसके थ्रू हम इसको कोशिश करेंगे लर्न करने की। तो आपके सामने एक एक्रोनिम्स है, देखिएगा। MRRSPT PPC। MR को मानिए मिस्टर, R को राम। मिस्टर राम था, उसको स्टाफिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग करवानी थी। मिस्टर राम को स्टाफिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग करवानी थी। उसके लिए उसको पूरा पैसा चाहिए। PPC, पूरा पैसा चाहिए, ऐसे याद कीजिए। मिस्टर राम था, हमारा एक HR मैनेजर था, उसको स्टाफिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ट्रेनिंग करवानी थी, तो उसको पूरा पैसा चाहिए था, मीन्स एक तरह से एडवांस चाहिए था। तो आप ऐसे याद कीजिए, मिस्टर राम को स्टाफिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग करवानी थी, उसके लिए उसको पूरा पैसा चाहिए। PPC, पूरा पैसा चाहिए। किसको? मिस्टर राम को। किसके लिए? स्टाफिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग के लिए। तो इस हिसाब से आप ये लाइन याद रख सकते हो, मिस्टर RSPT PPC। ठीक है, ग्रुप में याद कीजिए, अलग अलग मिस्टर का अलग बना दीजिए। अब इसका देखिएगा क्या है। मिस्टर का बन गया मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि हमने कितने मैन पावर की ज़रूरत है। फिर है RSPT वाला। R स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट, S फॉर सिलेक्शन, P फॉर प्लेसमेंट और T फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। और थर्ड हमारा जो ग्रुप था वो था PPC का। PPC का यहाँ फुल फॉर्म बनेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, P फॉर प्रमोशन एंड C फॉर कंपनसेशन। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ये एक साथ आएगा। फिर परफॉर्मेंस का अप्रेजल करेंगे, प्रमोशन करेंगे और लास्ट में कंपनसेशन देंगे, PPC। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ये 8 पॉइंट याद हो जाएंगे। इसके कितने स्टेप है? 8 स्टेप है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी रहता है कि हमें इसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर हमारा प्रोसेसिंग का जो स्टेप्स हैं वो गलत हो जाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्टेप वाइज याद कीजिएगा, फिर हम उसका डिटेल पढ़ेंगे आज की क्लास में ही। तो चलते हैं हम इसके स्टेप पे। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट स्टेप है जो हमने पढ़ा था मिस्टर वाला। तो मिस्टर को हमने पढ़ा था मैन पावर रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट इज़ कंसर्न विद फोरकास्टिंग द फ्यूचर मैन पावर नीड्स। इसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं किस चीज़ का? फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी और ए स्पेसिफाइड पीरियड। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में जो एक्टिविटी की जा रही है उस एक्टिविटी के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत रहेगी हमें, इस चीज़ से कंसर्न होता है ये पॉइंट। ठीक है, इट इन्वॉल्व बोथ क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मीन्स यहाँ क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और क्वालिटी की बात होती है तो वहाँ उसकी बात होती है कि उसके लिए मतलब टाइप की बात हो रही है। ठीक है ना, टाइप बोल दो या नेचर बोल दो, टाइप ऑफ एम्प्लॉय या नेचर ऑफ एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो इसमें लिखा भी है क्वांटिटिव एस्पेक्ट कंसर्न विद द नंबर ऑफ पर्सनल। जो क्वांटिटी किससे रिलेटेड है, हमारे कितने बंदे चाहिए हमें। एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंसर्न विद द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ईच। मीन्स उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स उसकी नेचर किस टाइप की है, मीन्स वो बंदा कैसा हो। तो हमें दोनों
टाइप के रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ेगा मैन पावर की कि कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, क्योंकि विदाउट एस्टिमेट हम उसको रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे की ज़रूरत है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, उसकी क्वालिटी की ज़रूरत है, कौन कौन सी उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम एक लिस्ट बनाएंगे इसका। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। स्टेप नंबर सेकंड, रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, एक तरह से इनविटेशन देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो इनविटेशन फॉर अप्लाई टू पब्लिक। ये पब्लिक को इनविटेशन होता है जिसमें हम अप्लाई करने के लिए उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। मीन्स ये एक तरह से पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें हमारा टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो जॉब है उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ही अच्छा हम सेलेक्ट कर पाएंगे अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट मीन्स इन्विटेशन फॉर अप्लाई फॉर द जॉब टू पब्लिक, ठीक है ना, कि आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। एंड इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, जो हमने इनविटेशन दिए थे पब्लिक को, उन पब्लिक ने फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें जो बेस्ट है, जो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्शन एक तरह से क्या होगा, नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि पॉजिटिव प्रोसेस कौन सी है, तो पॉजिटिव प्रोसेस हमारी रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे हमारा टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, और यहाँ पे हमारा ये टारगेट रहता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो एक तरह से हम छंटनी करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो सिलेक्शन द बेस्ट कैंडिडेट। बेस्ट कैंडिडेट का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर वेरियस जॉब, ठीक है। आप इस लाइन को याद कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेस्ट कैंडिडेट को हम चूज करते हैं, ठीक है। कहाँ से, जिन लोगों ने अप्लाई किया था हमारी जॉब के लिए, ठीक है। तो 3 स्टेप आपको अच्छे से याद हो गए। पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हमारी कितना रिक्वायरमेंट है, उसकी लिस्ट बनाएंगे। फिर हम उस जॉब के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप अप्लाई कीजिए इस जॉब के लिए। लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से फिर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन उसको जजमेंट करके डिफरेंट टाइप के हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। डिफरेंट मेथड होते हैं, उसके थ्रू हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, उसको जॉब पे लगाना। अब जैसे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, जॉब पे लेके जाएंगे, ठीक है। और ओरिएंटेशन मीन्स होता है उसको अवेयरनेस देना हम उस जॉब के बारे में कि उसको क्या करना है। तो देखिएगा पहले, दिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फेमिलियराइजिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट विद देयर वर्क। बस उसको उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो अवेयर अबाउट देयर जॉब, ये पोस्ट बोल दो कि उसको क्या काम करना है, कौन उसके वर्क ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी है, उसको सारी चीज़ बताई जाती है। तो ये होता है प्लेसमेंट करना, ठीक है, ओरिएंटेशन करना। और प्लेसमेंट मीन्स उसको वहाँ पे प्लेस कर देना, ठीक है, काम पे लगा देना, जिसको जनरली लोग लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि हमें एम्प्लॉय को सिर्फ सेलेक्ट करके काम पे लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आज का टाइम है वो चेंज वाला टाइम है।
टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के चेंज आते रहते हैं। अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग हम उस स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा 5th स्टेप है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। RSPT का 4th, पहले का मिस्टर। ट्रेनिंग इंटेंड टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ट्रेनिंग से क्या आता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, उसमें स्किल आता है, उसका जो वर्क एटीट्यूड है वो अच्छा होता है। ऑफ द एम्प्लॉय रेगुलरली सो एज इनेबल देम टू परफॉर्म बेटर, और उससे वो क्या करेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फ़ायदा होता है। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक तरह से खर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं है ये। आज हम खर्चा करेंगे तो कल को वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा जिससे उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है, उसको असेसमेंट किया जाता है। इट इज़ द पीरियडिकली असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, पीरियडिकली असेसमेंट करना जरूरी होता है जिससे हमें पता लगे कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है, टू इंश्योर दैट वेदर दे आर इन कन्फर्मिटी विद स्टैंडर्ड, कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग के बाद का पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6, स्टेप नंबर 6 स्टाफिंग प्रोसेस का। अब है पॉइंट नंबर 7, प्रमोशन। प्रमोशन आपको पता है हायर लेवल पे उसको अपॉइंट करना प्रमोशन होता है। ठीक है, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हायर पोजीशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हायर पोजीशन। इट गिव द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ देयर इनहांस स्किल एंड इंकरेज देम टू ग्रो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपका जो स्किल्स है, ठीक है, आप उसको बेटर से बेटर तरीके से यूज़ कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, जिससे आपका भी डेवलपमेंट होगा और साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 7 प्रमोशन। ठीक है, दो चीज़ होती है, एक तो प्रमोशन होता है, एक ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होता है सेम डिपार्टमेंट में जाना, और प्रमोशन मीन्स होता है हायर डिपार्टमेंट में भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे हायर पोजीशन को आप टिक कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब एक जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए काम करता है तो उसके बदले में कुछ हमें वेजेज या सैलरी या कुछ बेनिफिट के फॉर्म में कुछ देना होता है, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी एंड अदर एंड बेनिफिट टू द एम्प्लॉय ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ जॉब। जो उसकी जॉब का नेचर उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेज या सैलरी या जो भी बेनिफिट दिया जाता है उसका डिटर्मिनेशन कैसी हो, डिटर्मिनेशन से उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, रिस्क फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हमारा है स्टेप नंबर 8। ठीक है, तो अब इस स्टेप में उसकी सैलरी और वेजेस की बात की जाती है। तो इस हिसाब से ये हमारे 8 स्टेप हो गए स्टाफिंग प्रोसेस के। बस आपको याद रखना है, मिस्टर राम को स्टाफिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग पे भेजा और उसके लिए उसको पूरा पैसा चाहिए। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपके स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, बाय।